गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग्स यूज इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोई भी डिजीज हो या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उनमें कौन से ड्रग्स यूज होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हमारी 2 क्लासेस हो गई है और आज हमारी ये 3rd क्लास है। तो उन दोनों के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूज होने वाली ड्रग्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स होती है, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आता है 90%। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स देखने से पहले कि ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग्स यूज होती है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफ ड्यू टू एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड म्यूकस प्रोडक्शन। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्रोनिक एपिसोड, रिकरेंट एपिसोड होते रहते हैं। किसके, वीजिंग साउंड आती है क्योंकि म्यूकस की वजह से क्या होता है, एयरवे में म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आती है। ब्रीथलेसनेस यानी डिस्पनिया होता है। चेस्ट टाइटनेस की प्रॉब्लम होती है। कफिंग ड्यू टू एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है जिसकी वजह से कफिंग होती रहती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और म्यूकस प्रोडक्शन, इसमें और क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, ब्रोंकियल अस्थमा। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होगी, वो किस तरह से काम करेगी, उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि ये जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है ब्रोंकियल अस्थमा के, तब हमें अच्छे से समझ आएगा ड्रग्स जो यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी ट्रिगर फैक्टर है, ट्रिगर फैक्टर में एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस में कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्सन को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, जैसे पोलन ग्रेन्स हो गई उनकी वजह से एलर्जी हो गई, डस्ट पार्टिकल है, कोई कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से एलर्जन है, उनकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्शंस हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर एक्सेट्रा की वजह से क्या होता है, ये अस्थमा डेवलप होता है। तो ट्रिगर फैक्टर्स के ये जो ट्रिगर करेंगे एयरवे को, उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स। जो टी हेल्पर सेल्स होती है, सबसे पहले हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में टी हेल्पर सेल्स है, वो ट्रिगर होती है। टी हेल्पर सेल किसको मैसेज देगी, टी हेल्पर सेल प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, फिर एंटीबॉडी बनाएगी। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीई बनेगी। ये एरो आप अभी इग्नोर करना, आईजीई बनेगी। आईजीई बाइंड किससे होगी, मास्ट सेल से। आईजीई हमेशा मास्ट सेल से बाइंड होगी। मास्ट सेल से बाइंड होने के बाद मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, मास्ट सेल है उनका डीग्रेन्युलेशन होगा। उनमें डीग्रेन्युलेशन मतलब उसमें से कुछ रिलीज होगा, जैसे क्या क्या रिलीज होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, हिस्टामिन्स रिलीज होंगे, आर्किडोनिक एसिड रिलीज होगा। ये 3 सब्सटेंस है, ये रिलीज होंगे मास्ट सेल के डीग्रेन्युलेशन की वजह से। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्रोनिक इन्फ्लामेशन करेंगे। और जो हिस्टामिन है ये क्या करेगा, H1 रिसेप्टर इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में H1 रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड होगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। फिर आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड पे क्या काम करेगा, इसको किस में कन्वर्ट, ये जो 5 लेक्स एंजाइम है, 5 लेक्स मतलब 5 लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट करेगा अल्टी C4 एंड अल्टी D4 में। अल्टी C4 यानी ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 में कन्वर्ट करेगा। और जो ये ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 है, ये क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है वो रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होगी। ये पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बेसिस पे, ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसके बेसिस पे ही हम ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट देते हैं।
इसमें हम कहाँ कहाँ ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे एलर्जी हो रही है उसको कहाँ कहाँ ब्लॉक कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि हम जैसे कोई भी एलर्जन है उनके एक्सपोजर में नहीं आए, तो इसमें तो हमें कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल, एलर्जन का एक्सपोजर हो गया है, कोई प्रिकॉशन रखा, फिर भी अगर बाई चांस एक्सपोजर हो गया है तो उसकी वजह से टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी। टी हेल्पर सेल क्या करेगी, प्लाज्मा सेल को देगी आगे रिस्पॉन्स। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, आईजीई बनाएगी। तो हम यहाँ एक ड्रग दे सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये आईजीई क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, आईजीई आगे बनेगी नहीं। तो आईजीई इनहिबिटर्स दे सकते हैं, यानी आईजीई को बनने से रोकने वाले जो सब्सटेंस है वो दे सकते हैं ड्रग के रूप में। आईजीई ब्लॉकर, यानी जो आईजीई है उनको नहीं बनने दे सकते हैं। फिर आईजीई आगे क्या कर रही है, आईजीई मार्च सेल से बाइंड हो रही है। तो अब मार्च सेल से बाइंड होकर मार्च सेल का डीग्रेन्युलेशन होगा, तब ये प्रॉब्लम कोज करेंगे। अगर हमने आईजीई भी बन गई उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस मार्च सेल के डीग्रेन्युलेशन को रोक सकते हैं, यानी उसमें से जो ये रिलीज हो रहे हैं सब्सटेंस जो आगे प्रॉब्लम कोज करेंगे उनको हम रोक सकते हैं, डीग्रेन्युलेशन को। तो मार्च सेल डीग्रेन्युलेशन ब्लॉकर यानी इनहिबिटर या ब्लॉकर बोल सकते हैं, यानी ये मार्च सेल को डीग्रेन्युलेशन होने से बचाएंगे मार्च सेल का। और हम ड्रग कौन सी कहाँ यूज कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, यानी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेशन कोज करते हैं उस इन्फ्लामेशन को नहीं होने देंगे। मार्च सेल भी ब्लास्ट हो गए, उसमें से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज होंगे। तो वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से कोई भी इन्फ्लामेशन ना डेवलप हो, इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ एक ड्रग दे सकते हैं जो इस पे एक्ट करेगी। या हम दे सकते हैं हिस्टामिन ब्लॉकर्स। हिस्टामिन ब्लॉकर्स क्या होंगे, जो हिस्टामिन रिसेप्टर है उनसे जाके बाइंड हो जाएंगे हिस्टामिन की जगह। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन का वो नहीं आएगा, क्योंकि जो ड्रग दी है वो बाइंड हो जाएगी हिस्टामिन रिसेप्टर से हिस्टामिन की जगह पर। और हम क्या कर सकते हैं, ये आर्किडोनिक एसिड है, ये तो बन गया, रिलीज हो गया मार्च सेल से, लेकिन ये इसको अल्टी-C4 एंड अल्टी-D4 में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस एंजाइम जो इसको कन्वर्ट कर रहा है आर्किडोनिक एसिड को अल्टी-C4 एंड अल्टी-D4 में, उस एंजाइम को ही हम इनहिबिट कर देंगे। तो 5-लेक्स इनहिबिटर हम देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, ये भी एंजाइम भी रिलीज हो गया लेकिन एंजाइम से हम इसको कन्वर्ट बनने नहीं देंगे, यानी ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 को हम बनने से रोक सकते हैं। और कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं हम, अब हम दे सकते हैं कि ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है। मेनली क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो हम एक्यूट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रोंकाई का डायलिटेशन करा सकते हैं। तो इसमें हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो हम ब्रोंको डायलेटर्स यूज करेंगे, जैसे सार्बुटामोल हो गया। तो ये एक अलग कैटेगरी होगी ब्रोंको डायलेटर्स की। तो हम कहाँ कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, आईजीई को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स यूज कर सकते हैं इसमें। और हम क्या कर सकते हैं, मार्च सेल का डीग्रेन्युलेशन रोक सकते हैं। यहाँ जो इन्फ्लामेशन हो रहा है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है उनको रोक सकते हैं रिसेप्टर से बाइंड होने से, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। हिस्टामिन रिसेप्टर है उनसे जाके ड्रग बाइंड हो जाएगी हिस्टामिन की कंपेरेटिवली, तो हिस्टामिन की जगह, जिसकी वजह से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट आता है हिस्टामिन की वजह से वो नहीं आएगा। हम 5-लेक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये भी रिलीज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 को बनने से रोक सकते हैं। और हम और क्या कर सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स यूज कर सकते हैं, जो मेनली क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, तो उसको प्रिवेंट करेगा। और हमें जो ब्रोंको डायलेटर्स है वो एक्यूट हमें रिलीफ देगा, पेशेंट को एक्यूट रिलीफ देगा। अब कौन कौन सी ड्रग है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होती है, ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में जो ड्रग्स यूज होती है कौन कौन सी है, ब्रोंको डायलेटर्स हमने देखा था, ये अलग कैटेगरी है, जो यूज फॉर एक्यूट रिलीफ फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। जो ब्रोंको डायलेटर है वो एक्यूट रिलीफ में यूज करेंगे। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो हमने देखा था कि ल्यूकोट्राइन बन रहा था अल्टी-C4 एंड अल्टी-D4, उसको
बनने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करेंगे, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन को बचाएंगे, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन नहीं होने देंगे, तो हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, जो इन्फ्लामेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, इन्फ्लामेशन नहीं होने देंगे आगे। एंटी आईजीई एंटीबॉडी, जो आईजीई बन रही थी उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी दे देंगे, तो आईजीई को नहीं बनने देंगे हम, ये कर सकते हैं। जो ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटी एंटीबॉडी है, वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर है ये एक्यूट रिलीफ देते हैं पेशेंट को, और जो लॉन्ग टर्म अगर किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर के साथ में इनमें से कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होने वाली अलग अलग ड्रग्स की कैटेगरी है, 5 मेन कैटेगरीज है, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स। फर्स्ट क्लास है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होने वाली ड्रग्स की, ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूट रिलीफ देने वाली ये ड्रग है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज की जाती है। ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स दैट डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द एयर फ्लो टू द लंग्स। क्या करते हैं ये, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उनमें जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, किसकी वजह से, हिस्टामिन की वजह से, और जो ल्यूकोट्राइन D4 एंड ल्यूकोट्राइन C4 है उसकी वजह से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था उसको डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इजीली गैस एक्सचेंज होता रहेगा, एयर फ्लो इजीली होएगा एयरवे में, जो एयर पासेज है उसमें एयर फ्लो इजीली होगा। तो ये ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, ब्रोंकाई एंड ये ब्रोंक्यूल्स है उनको डायलेट करेंगे। जो ब्रोंकोडायलेटर्स है इनको फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स जिन्हें एड्रीजेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, मिथाइल जेनथिन्स एंड एंटी कोलरजेनिक्स, ये 3 कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर्स की अलग अलग। कौन कौन सी, बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स, मिथाइल जेनथिन्स एंड एंटी कोलरजेनिक्स ड्रग्स, ये आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स में। तो बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड थ्रू इनहेलेशन रूट, इनहेलेशन यानी नेबुलाइजर का हम यूज करके उनके थ्रू हम पेशेंट को हम ये देते हैं ड्रग्स, बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स। इसके लिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन या नर्सिंग जो प्रिकॉशन है वो क्या है, नर्स को क्या ध्यान रखना होता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट को हमें बताना होगा, आस्क द पेशेंट टू अवॉइड आई एक्सपोजर। तो पेशेंट को हम इनहेलेशन के रूट के थ्रू हम ये ड्रग्स दे रहे हैं, तो पेशेंट को हमें बताना है कि आपको आई एक्सपोजर जो ड्रग का है, आई एक्सपोजर ना हो जाए, इससे प्रिवेंट करना है। जो बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक ड्रग्स है उनको फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो साबा, लाबा एंड वी लाबा, ये 3 कैटेगरी में बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक ड्रग्स है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। देखिए जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होंगे, लेकिन जो वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है ये ब्रोंकियल अस्थमा में ना यूज होके किस में यूज होते हैं, सीओपीडी में यूज होते हैं। लेकिन ये जो बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक है इनका क्लासिफिकेशन है 3 कैटेगरी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट, जैसे हमें नेम से ही क्लियर है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यानी इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी काम कितनी देर तक करेंगे ये कम होगा, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग का उससे ज़्यादा होगा शॉर्ट एक्टिंग वाली से, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग वाली का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन साबा का कितना है, 4 to 6 आवर, लॉन्ग एक्टिंग का कितना है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग का है 24 आवर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो हमने देखो एक बार फिर से ब्रोंकोडायलेटर को 3 क्लास में क्लासिफाई किया था, बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक, मिथाइल जेनथिन्स एंड एंटी कोलरजेनिक्स।
फिर बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स है, उनके लिए रूट बताया था, मोस्टली इनहेलेशन रूट से देते हैं। और पेशेंट को नर्सिंग इम्प्लीकेशन इसके लिए क्या है कि पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको आई एक्सपोजर से बचाना है, ड्रग का आई एक्सपोजर बचाना है। फिर हमने बीटा 2 सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स है, उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। फिर इन जो ड्रग्स है उनका हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो शॉर्ट एक्टिंग है उनका 4 to 6 आवर है, लॉन्ग एक्टिंग का 12 आवर है एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग का 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अब एक एक करके हम शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा 2 एगोनिस्ट है वो किस किस में यूज़ की जाती है और इसके एग्जांपल्स क्या है। दे प्रोवाइड क्विक रिलीफ इन अस्थमा सिम्टम्स, एक्यूट अटैक। जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है वो एक्यूट अटैक अस्थमा का आता है तब पेशेंट को दी जाती है। एसओएस, एसओएस एब्रीवेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, ये एब्रीवेशन है। एसओएस का मीनिंग क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे एसओएस लिखा हो, इसका मतलब व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो पेशेंट को, एक्यूट अटैक आया है तब हम ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट पेशेंट को देंगे। दे ऑल्सो प्रिवेंट अस्थमा अटैक व्हेन टेक बिफोर एक्सरसाइज और एक्सपोजर टू कोल्ड। कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है वो इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को एक्सरसाइज से पहले ले सकते हैं और कोल्ड के एक्सपोजर से पहले लेंगे तो ये जो अस्थमा का अटैक है उससे प्रिवेंट कर सकती है ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। दे हैव शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, कितना होता है 4 to 6 आवर होता है। ऑल्सो नॉन एज रेस्क्यू मेडिसिन, इन्हें रेस्क्यू मेडिसिन भी बोलते हैं। रेस्क्यू मेडिसिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्यूट अटैक में यूज होती है, इमरजेंसी कंडीशन में अस्थमा में, तो इसे रेस्क्यू मेडिसिन बोलते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेलेशन, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनहेलेशन। ये इसको हम इनहेल कराएंगे पेशेंट को। एग्जाम्पल सार्बुटामोल एंड टर्बेटलिन। नेबुलाइजर में हम ये मेडिसिन डालेंगे सार्बुटामोल और टर्बेटलिन और पेशेंट इनहेल करेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, दे हेल्प टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट अस्थमा अटैक। ये जो भी क्या करते हैं, कंट्रोल एंड प्रिवेंट अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। दे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग लास्टिंग, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है, कितना होता है 12 आवर्स। दे हेल्प टू प्रिवेंट नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा मतलब नाइट के समय कोई भी जो अस्थमा का अटैक आता है उसमें ये यूज़ की जाती है लॉन्ग एक्टिंग वाली। यूज़ इन सीओपीडी, लॉन्ग एक्टिंग को यूज़ किस में किया जाता है और सीओपीडी के पेशेंट में भी यूज़ करेंगे। परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा ड्यू टू लॉन्ग एक्टिंग, इनको परसिस्टेंट लंबे समय से अस्थमा का अटैक आ रहा है पेशेंट को, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा है पेशेंट को तो उसमें भी हम लॉन्ग एक्टिंग देंगे। एक्यूट अटैक में कौन से यूज़ करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, और सीओपीडी में और ये इसमें परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा है पेशेंट में तो उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेलेशन, शॉर्ट एक्टिंग का भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनहेलेशन था मेनली और इसमें भी इनहेलेशन है। दे आर यूज्ड अलोंग विथ एंड इनहेल्ड स्टीरॉइड, इनको हम स्टीरॉइड के साथ लेंगे, पेशेंट को स्टीरॉइड के साथ देंगे। स्टीरॉइड भी इनहेल करने वाले हैं, इनहेलेशन रूट से देंगे स्टीरॉइड भी, और ये जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है इनको भी हम स्टीरॉइड के साथ इनहेलेशन रूट से पेशेंट को देंगे। एग्जाम्पल क्या है, साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल इनके एग्जाम्पल है। वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन से है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है वो अस्थमा में यूज नहीं होते हैं, वो सीओपीडी में यूज होते हैं, लेकिन ये हम अभी बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं तो इनको भी साथ में पढ़ रहे हैं। देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वेरी लॉन्ग लास्टिंग होता है, कितना होता है 24 आवर्स। ओनली यूज फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, इनको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में यूज करेंगे। और इनका डोज, ये भी एब्रीवेशन है, जैसे उसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग वाले में देखा था कि एसओएस व्हेन नीडेड, और इसको ओडी दिया जाता है वंस ए डे, दिन में एक बार ही पेशेंट को देंगे क्योंकि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, 24 आवर्स है तो एक बार ही पेशेंट को देंगे। ओनली यूज फॉर सीओपीडी नॉट फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, इसको जो वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है इनको सीओपीडी में ही देंगे, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देंगे पेशेंट को। एग्जाम्पल क्या है वेरी लॉन्ग एक्टिंग के, इंडिकेट्रोल, ओल्डेट्रोल एंड विलेंट्रोल इनके एग्जाम्पल है।
अदर रूट ऑफ बीटा टू अगोनिस्ट, हमने बीटा टू अगोनिस्ट में देखा था कि मेनली उनको कौन से रूट से दे रहे थे, इनहेलेशन रूट से, चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग हो गया, लॉन्ग एक्टिंग हो गया, वेरी लॉन्ग एक्टिंग हो गया। लेकिन अदर रूट से भी दे सकते हैं कुछ ड्रग को। वो अदर रूट कौन से हैं? साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन को किस और रूट से दे सकते हैं? इनको ओरल रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, व्हेन वी एडमिनिस्टर देम थ्रू ओरल रूट दीज आर लॉन्ग एक्टिंग। हमने देखा था कि जो साल्बुटामोल है और टर्ब्यूटालिन है, ये किसके एग्जाम्पल थे? शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट के थे, और ये इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट था। लेकिन अगर हम इनको इनहेलेशन रूट से दे रहे थे तब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट था, लेकिन अगर हम ओरल रूट से देंगे इनको तो इनका लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। वो शॉर्ट एक्टिंग थी लेकिन इसमें ये लॉन्ग एक्टिंग की तरह बिहेव करेगी अगर हम इसे ओरल रूट से देंगे तो। बिकॉज टेबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म ऑफ साल्बुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन आर एक्सटेंडेड रिलीज टाइप। जो इसकी साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन की जो कैप्सूल या टेबलेट आती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है एक्सटेंडेड रिलीज। यानी एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है? ये टाइप हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है कि एक्सटेंडेड टाइप अलग अलग ड्रग के फॉर्म है, उसमें हमने ये डिस्कस किया है। तो एक्सटेंडेड टाइप यानी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता रहता है इन ड्रग का, इसलिए ये अगर हम ओरल रूट से लेंगे तो ये लॉन्ग एक्टिंग की तरह बिहेव करेगी। साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन का ओरल रूट से यूज किस लिए किया जाता है? यूज फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे। इन परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा, परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में हमने देखा था कि इनहेलेशन रूट में तो एक्यूट अटैक आ रहा है तभी हम साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालिन का यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम यूज किस लिए कर रहे हैं? परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज कर सकते हैं टेबलेट के रूप में ओरल रूट से। टर्ब्यूटालिन है उसका एक अदर रूट है ओरल, और जो इनहेलेशन रूट है उसके अलावा कौन सा रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का? सबक्यूटेनियस रूट से भी टर्ब्यूटालिन को दे सकते हैं। यूज फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, और एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में हम पेशेंट को टर्ब्यूटालिन को सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। इसमें नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, यानी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एडमिनिस्टर ओवर डेल्टोइड मसल, ये ध्यान रखना डेल्टोइड मसल के ऊपर देनी होती है, ये नहीं कि डेल्टोइड मसल में, वो तो आईएम हो जाएगा। सबक्यूटेनियस देना है लेकिन डेल्टोइड मसल कहाँ होती है? आर्म में होती है, अपर आर्म में, तो वहां देना होता है। टर्ब्यूटालिन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और जो टर्ब्यूटालिन है जिसको सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं उसको लाइट से प्रिवेंट करना होता है। तो इसमें दो नर्सिंग, जो सबक्यूटेनियसली हम टर्ब्यूटालिन यूज कर रहे हैं उसमें दो नर्सिंग इम्प्लीकेशन है या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो हम किससे देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवर डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल के ओवर हम इसे देंगे। और टर्ब्यूटालिन शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और इसे हमें लाइट से प्रिवेंट करके प्रोटेक्ट करके रखना होता है टर्ब्यूटालिन को। साइड इफेक्ट ऑफ बीटा टू अगोनिस्ट, जो बीटा टू अगोनिस्ट हमने एग्जांपल देखे हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट है? ट्रिमर्स, जो बीटा टू अगोनिस्ट है उनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ट्रिमर्स आ सकते हैं इसकी वजह से। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है? मॉनिटर पल्स बिफोर एंड आफ्टर गिविंग ड्रग, इसलिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीटा टू अगोनिस्ट एडमिनिस्टर करने से पहले और एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट की पल्स रेट हम मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया, और ये क्या कर सकते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, इसके लिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है? मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, इसके लिए हमें पेशेंट का ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले और बाद में दोनों टाइम ये ब्लड ग्लूकोज है वो मॉनिटर करना होता है। हाइपोकैलेमिया कोज कर सकते हैं, यानी जो सोडियम की कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको कम कर सकते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए नर्स को मॉनिटर करना होता है पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जिसमें पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट में जो भी चेंज होगा वो हमें पता चल जाएगा। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होने वाली ड्रग्स की अगली कैटेगरी है एंटी कोलर्जेनिक्स। एंटी कोलर्जेनिक किसको ब्लॉक करती है? ब्लॉक AMP3 रिसेप्टर। जो एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स होती है वो हमेशा ध्यान रखना AMP3 रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करती है। ये कौन कौन सी होती है? इनको क्लासीफाई किया गया है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग।
उसको जो बीटा टू अगोनिस्ट है उनको भी 3 कैटेगरी में, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग, इनको किस में किया गया है? शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग है, इनका एग्जाम्पल क्या है? इप्राट्रोपियम है। शॉर्ट एक्टिंग जो एंटीकोलर्जेनिक ड्रग है उसका एग्जाम्पल क्या है? इप्राट्रोपियम है। इसको शॉर्ट एक्टिंग है इसलिए 4 टाइम्स ए डे, QID मतलब 4 टाइम्स ए डे, इसकी डोज 4 टाइम देनी होती है पेशेंट को। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्लिडिनम, इसको BD यानी ट्वाइस ए डे देनी होती है पेशेंट को। लॉन्ग एक्टिंग एग्जाम्पल क्या है? उनमें क्लिडिनम एंड ट्रायोट्रोपियम इसका एग्जाम्पल है। इसको OD देना होता है, 1 टाइम से डे देना होता है। यूज क्या है? यूज फॉर COPD पेशेंट में यूज किया जाता है इसका। ड्रग ऑफ चॉइस, जो ये शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलर्जेनिक ड्रग है, इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर COPD कौन सी रहेगी? ट्रायोट्रोपियम कौन सी है? लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलर्जेनिक है। इसकी एक बार ही दिन में डोज देनी होती है, OD यूज करते हैं, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। एंटीकोलर्जेनिक आर यूज्ड अलोंग विथ शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एड्रिजेनिक एगोनिस्ट टू प्रिवेंट एक्यूट अटैक इन अस्थमा। एंटीकोलर्जेनिक ड्रग है, उनको शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, उनके साथ यूज की जाती है। किसमें? एक्यूट अटैक आता है पेशेंट को, हमें पता है कि जो शॉर्ट एक्टिंग है उनको एक्यूट अटैक में यूज किया जाता है, तो एंटीकोलर्जेनिक को उसके साथ हम यूज करेंगे एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोलर्जेनिक, जो एंटीकोलर्जेनिक ड्रग है इनका साइड इफेक्ट क्या है? ये काफी में आएगा कि साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन एंटीकोलर्जेनिक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? ये ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज करता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। एंटीकोलर्जेनिक का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में साइड इफेक्ट क्या आना चाहिए? ड्राइनेस ऑफ माउथ। सिस्टमिक साइड इफेक्ट क्या आता है? यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये रेयर होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, लेकिन ये साइड इफेक्ट है एंटीकोलर्जेनिक ड्रग का। लेकिन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंटीकोलर्जेनिक का क्या है? ड्राइनेस ऑफ माउथ। नेक्स्ट क्लास आती है मिथाइलजेंथिन्स। मिथाइलजेंथिन्स आर द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स। ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक फॉस्फोडाइएस्टर 3 एंड फॉस्फोडाइएस्टर 4 एंजाइम। ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं किसको? PDE3 एंड PDE4 एंजाइम को। PDE3 मतलब फॉस्फोडाइएस्टर 3 एंड फॉस्फोडाइएस्टर 4 एंजाइम है, उनको ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर, ब्लॉक एडिनोसिन रिसेप्टर। और किसको ब्लॉक करेंगे? एक तो PDE3 एंड PDE4 को एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, और एडिनोसिन जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करेंगे। इनको ब्लॉक करने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा? ब्रोंकोडाइलेटेशन का इफेक्ट आएगा। ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स है मिथाइलजेंथिन्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ओरल एंड इंजेक्टेबल। जो मिथाइलजेंथिन्स है इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ओरल एंड इंजेक्टेबल रूट है। यूज क्या है इनका? दे आर यूज्ड ओनली इन केस ऑफ COPD एंड सीवियर केस ऑफ अस्थमा। इनका हम क्या यूज करते हैं? एक्यूट अटैक में इनको मिथाइलजेंथिन्स को यूज नहीं करते, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, तो इनका हम COPD में मेनली इनको यूज करेंगे। और क्या करेंगे? सीवियर केस है अस्थमा का था, यानी परसिस्टेंट अस्थमा है, उसमें हम यूज करेंगे मिथाइलजेंथिन्स को लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में। एग्जाम्पल क्या है? थियोफाइलिन इसका एग्जाम्पल है, जिसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसमें हमने क्या देखा था? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिथाइलजेंथिन का ओरल और इंजेक्टेबल रूट, 2 रूट है। ओरल से भी रूट से भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल रूट से भी दे सकते हैं। जिसमें से थियोफाइलिन है उसमें को मेनली हम ओरल रूट से ज़्यादा प्रीफर करते हैं देना IV के कंपेरेटिवली, और एमिनोफाइलिन है इसको हम IV ज़्यादा प्रीफर करते हैं ओरल रूट के कंपेरेटिवली। ये 2 एग्जाम्पल है। ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होने वाली ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिन्हें हम सिंपली स्टेरॉइड भी बोल सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट द अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये किस लिए यूज की जाती है? अंडरलाइन पैथोफिजियोलॉजी है उसको ट्रीट करने के लिए ब्रोंकियल अस्थमा की यूज की जाती है। दे एक्ट बाय स्टेरॉइड, जहाँ भी नाम आए, ये क्या करते हैं? अपने इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं मेनली, आपको ये ध्यान रखना है। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड इओसिनोफिलिक लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स। जो ये सारे क्या है? ये इम्यून रिस्पॉन्स है।
जैसे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे, इयोसिनोफिल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स है उसको कम करेंगे। दे ऑल्सो रिड्यूस ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिविटी, जो ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करेंगे, म्यूकोजल एडिमा को कम करेंगे एंड सप्रेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और टू अदर ट्रिगर स्टिमुलाई। ये ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिविटी है उसको कम करेंगे, म्यूकोजल एडिमा को कम करेंगे, सप्रेस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसको कम करेंगे, और जो अदर ट्रिगर्स होते हैं इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं उनको सबको कम करने का काम कौन करते हैं, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स करते हैं। दे इम्प्रूव एयर फ्लो, रिड्यूस अस्थमा एक्सर्बेशन, अस्थमा का जो अटैक आता है उसको कम करेंगे, एंड में इन्फ्लुएंस एयरवे रिमॉडलिंग, एयरवे में जो भी डैमेज हुआ है उसको फिर से रिमॉडल करने में यानी उसमें रिपेयर का काम करेंगे जो भी उसमें डैमेज हुआ है। रिगार्डिंग डिजीज प्रोग्रेशन यूजुअली इंडिकेटेड इन अस्थमा, अस्थमा में यूजुअली ये इंडिकेटेड किया जाता है इफ द पेशेंट इज यूजिंग शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट मोर देन 2 times इन ए वीक फॉर सिस्टमेटिक रिलीफ। इनको किन पेशेंट में दिया जाता है, अगर कोई पेशेंट है अस्थमा का जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है उसको मोर देन 2 times ए वीक यूज कर रहा है, देन 2 times इन ए वीक फॉर सिस्टमेटिक रिलीफ के लिए यूज कर रहा है, तो उनमें डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लासिफिकेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ये 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड। सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के एग्जांपल क्या है, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोल। जो हाइड्रोकोर्टिसोल है ये तो ओरल रूट से दिए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोकोर्टिसोल किसमें दिए, ये फास्ट एक्टिंग सिस्टमिक स्टेरॉइड है, इसको आईवी दिया जाता है, इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये 4 एग्जाम्पल है, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोल एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज क्या है, सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड के यूज इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड। सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड उन पेशेंट में यूज किया जाता है जो पेशेंट है वो इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उससे कोई भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। पहले प्रायोरिटी में इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, बाद में अगर फिर भी पेशेंट को आराम नहीं मिला तो सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करेंगे। ओरल प्रेडनिसोलोन और आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज यूज्ड इन एक्यूट केस ऑफ अस्थमा। एक्यूट केस में एक्यूट अटैक है अस्थमा का, उसमें ओरल प्रेडनिसोलोन, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन इफ नॉट रिस्पॉन्सिंग टू बीटा एगोनिस्ट। अगर कोई पेशेंट है वो बीटा टू एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है, वो एक्यूट अस्थमा में यूज किया जाता है, उसका लेने के बाद भी पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ओरल प्रेडनिसोलोन या आईवी ये हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन है ये प्रिस्क्राइब करेंगे। हाइड्रोकोर्टिसोल आईवी इज द मोस्ट फास्टेस्ट एक्टिंग सिस्टमिक स्टेरॉइड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि फास्टेस्ट एक्टिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा है, सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो एग्जांपल क्या आएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन, इसका सॉरी आंसर क्या आएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन इसका आंसर होगा। ओरल प्रेडनिसोलोन कैन बी यूज परसिस्टेंट अस्थमा में जिसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम पेशेंट को ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे। साइड इफेक्ट ऑफ सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनके साइड इफेक्ट क्या आते हैं, ये आपको उसमें नर्वस सिस्टम में भी हम देखेंगे, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट इनके काफ़ी ज़्यादा सिस्टमिक, हर सिस्टम पे लगभग इनका साइड इफेक्ट आता है, तो सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनका क्या क्या साइड इफेक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये क्या साइड इफेक्ट डालेंगे, साइकोसिस डेवलप करेंगे और डिप्रेशन कोज करेंगे। आई में क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे ग्लूकोमा बोलते हैं। कैटरेक्ट ड्यू टू ओरल स्टेरॉइड की वजह से, ओरल स्टेरॉइड यूज करने की वजह से क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। ग्लूकोमा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ट्रॉपिकल स्टेरॉइड की वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ सकता है।
मसल्स में क्या चेंज आएगा, मायोपैथी डेवलप कर सकते हैं मसल्स में। स्किन को थिक करेंगे तो स्किन में क्या डेवलप हो सकता है, ब्रूसिस डेवलप हो सकता है, स्किन में एक्ने डेवलप करेंगे, स्ट्रेन डेवलप करेंगे। बोन में क्या आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं, स्टोमच में अल्सर करेंगे, और अगर ये कंडीशन और वर्सन हो गई तो ये ब्लीडिंग भी, जीआई ब्लीडिंग भी कॉज कर सकते हैं, अल्सर से ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेयर लॉस करेंगे, ओबेसिटी करेंगे। ये सब सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उनके साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यूज क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा एंड एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। तो ये आपको अलग से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा और एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसका आंसर होगा। इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इनके एग्जांपल क्या है, ब्यूडेसोनाइड, साइक्लोसोनाइड, बिक्लोमेथासोन, फ्लूटिकेसोन। मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सी है, फ्लूटिकेसोन इसका मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। मिमेटासोन, ये सब एग्जांपल है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन, इंक्रीज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, रिड्यूस नीड फॉर रेस्क्यू बीटा टू अगोनिस्ट इनहेलेशनल एंड प्रिवेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट अस्थमा, इसमें यूज की जाती है। साइड इफेक्ट क्या आएंगे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आएगा, इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके बाद एक्यूट कंडीशन, एक्यूट स्टेज में तो क्या होगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इसके बाद ये क्या कोज कर सकते हैं, ये कोज करेंगे ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कोज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन होर्सनेस ऑफ वॉइस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, होर्सनेस ऑफ वॉइस फॉलोड बाय ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, और उसके बाद ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो सकता है। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, एंड सेकंड साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन या नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट को वो क्या बताएंगे जिससे ये साइड इफेक्ट कम होंगे। आस्क पेशेंट टू गार्गल आफ्टर यूज। इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उनका यूज करने के बाद पेशेंट को हमें बताना है कि आपको गार्गल करने हैं। बिक्लोमेथासोन एंड साइक्लोसोनाइड आर नोन एज सॉफ्ट स्टेरॉइड ड्यू टू लेस साइड इफेक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट स्टेरॉइड कौन से हैं, तो आंसर क्या होगा, बिक्लोमेथासोन एंड साइक्लोसोनाइड है वो सॉफ्ट स्टेरॉइड है, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम होने की वजह से ये सॉफ्ट स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जिलिटोन इसका फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉक 5 लेग्स यानी लाइपो ऑक्सीजनेज है उसको, 5 लाइपो ऑक्सीजनेज है उसको ब्लॉक करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मोन्टेलुकास्ट एंड जाफिलुकास्ट इसके सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, मोन्टेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं, ये ब्लॉक किसको करते हैं, ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 को ब्लॉक करते हैं। लेकिन ये जिलेटोन है, ये ब्लॉक किसको करता है, 5 लेग्स यानी 5 ऑक्सीजन लाइपो ऑक्सीजनेज है उसको ब्लॉक करेंगे, और जो मोन्टेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट है ये किसको ब्लॉक करते हैं, ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 को ब्लॉक करते हैं। यूज क्या है, यूज्ड इन परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा। परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में इनका यूज किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में। मोन्टेलुकास्ट कैन ऑल्सो यूज इन एलर्जिक राइनाइटिस, मोन्टेलुकास्ट है उनको एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। नोट यूज इन एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है इनको हम एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में यूज नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब ये लीवर में टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, मॉनिटर ALT एंड AST। ALT AST क्या होते हैं, ये लीवर के टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट में ALT और AST लीवर के एंजाइम में इनको मेजर करना होता है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट क्या आएंगे इसकी वजह से, डिप्रेशन कोज कर सकते हैं, एंजाइटी हेलुसिनेशन कोज कर सकते हैं।
साइड इफेक्ट ऑफ मोंटेलुकास्ट एंड जाफिलुकास्ट, जो लुकोट्राइन C4 एंड लुकोट्राइन D4 है उनको ब्लॉक करने वाले हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या आएंगे? इनका साइड इफेक्ट क्या है? चर्ग स्ट्रास यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ये कोज कर सकते हैं मोंटेलुकास्ट एंड जाफिलुकास्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे स्टेबलाइज द मास्ट सेल। ये मास्ट सेल है उनको स्टेबलाइज करेंगे, प्रिवेंट डीग्रेन्युलेशन। जो मास्ट सेल है उनको स्टेबलाइज करेंगे, तो मास्ट सेल के जो डीग्रेन्युलेशन हो रहा था उसकी वजह से ही अस्थमा हो रहा था। जो मास्ट सेल है उनका डीग्रेन्युलेशन होगा, उसके बाद उसमें से जो भी कोई भी केमिकल रिलीज होंगे उसकी वजह से मेनली अस्थमा हो रहा था। तो ये क्या करते हैं? मास्ट सेल को डीग्रेन्युलेट होने से ही बचा देंगे, उनका डीग्रेन्युलेशन नहीं होने देंगे। डिक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, जिसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज कम होगा, हिस्टामिन का रिलीज कम होगा तो अस्थमा नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड निडोक्रोमिल इसका एग्जाम्पल है। रूट क्या है? मोस्ट कॉमन इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मोस्ट कॉमन इनहेलेशनल रूट। दीज आर द सेफेस्ट एंटी अस्थमा ड्रग्स। तो क्वेश्चन आता है विच ड्रग्स आर द सेफेस्ट एंटी अस्थमा ड्रग्स? तो आंसर क्या होगा आपका? मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आर द सेफेस्ट एंटी अस्थमा ड्रग्स। यूज इन माइल्ड परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। इनका यूज किसमें किया जाता है? परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। प्रीफर इन चिल्ड्रन, तो मेनली प्रीफर किसमें किया जाता है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर को चिल्ड्रन में प्रीफर किया जाता है। साइड इफेक्ट इसकी वजह से, इनका साइड इफेक्ट कम है, इसकी वजह से कफ हो सकता है मास्ट सेल की वजह से। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी हिस्टामिन से। एग्जाम्पल क्या है? कीटोकेफिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्लॉक H1 रिसेप्टर, जो हिस्टामिन के रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देंगे, उसकी जगह से जाके ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है बाइंड हो जाएगी H1 रिसेप्टर से। मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज फॉर माइल्ड परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा। माइल्ड परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। लास्ट कैटेगरी आती है एंटी आईजी एंटीबॉडी। जो IgE एंटीबॉडी है वो मेनली एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अस्थमा क्या है? अस्थमा एक एलर्जिक रिस्पॉन्स ही तो है, तो उसको कम करने के लिए क्या होती है? हम क्या देते हैं? एंटी IG एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी बन रही है, IgE एंटीबॉडी बन रही है, उनके अगेंस्ट हम दूसरी एंटीबॉडी देंगे, जिसकी वजह से ये अस्थमा नहीं होगा। उमालीजुवाब इसका एग्जाम्पल। दिस इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिटर ऑफ IgE को इनहिबिट करेंगे। यूज फॉर सीवियर परसिस्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर पेशेंट को इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम एंटी IgE एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। कैन ऑल्सो भी यूज इन एलर्जिक राइनाइटिस, और एलर्जिक राइनाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। बस इनका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वेरी कॉस्टली। जो एंटी IG एंटीबॉडी है वो इफेक्टिव तो है लेकिन ये वेरी कॉस्टली होती है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। रूट सबक्यूटेनियस रूट से इनको एडमिनिस्टर करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें है ये एंटी IgE एंटीबॉडी? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एट्रोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि एट्रोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? ये एक स्किन कंडीशन है, इसमें एलर्जी कंडीशन है, इसमें IgE की नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम इसमें तो IgE को हम काफ़ी कम अमाउंट में देते हैं, कम डोज होता है, लेकिन एट्रोपिक डर्मेटाइटिस में बहुत ज़्यादा IgE बने होते हैं तो उसमें इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एट्रोपिक डर्मेटाइटिस में। काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी इसलिए, और ज़्यादा देंगे तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आएगा और कॉस्टली भी है। तो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें? एट्रोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो हमारा ड्रग्स यूज इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।